स्वागत है आप सभी का विकास स्टडी पॉइंट में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वो सारे इंपॉर्टेंट कार्टून की जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप देख सकते हैं इस तरीके का जो कार्टून है आपके एग्जाम में पूछा जाता है और आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो, तो हम हर एक चीज को बहुत ही बारीकी से करने वाले हैं। तो वीडियो में पूरा बने रहिएगा और साथ ही साथ चीजों को कीजिए और हो सके तो इसका नोट्स भी जरूर बना लीजिएगा। अदरवाइज अगर आपको इसका नोट चाहिए तो नंबर डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप उस पे मैसेज करके इसका पीडीएफ ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एक कार्टून है, तो इस कार्टून में आपको ये नजर आ रहा होगा, ठीक है, यहाँ पे कुछ इस प्रकार की चीजें बनाई गई है और यहाँ पे लिखा है कि इंडियन पॉलिटी। ठीक है, यहाँ पे कुछ नेताओं के नाम लिखे गए हैं और यहाँ पे सिंबल्स दिए गए हैं और 1 2 3 4 ऐसे करके सभी नेताओं के ऊपर इस तरीके की चीजें। अब आपसे इसमें क्वेश्चन किस बिहाफ पे पूछेगा? सबसे पहला चीज आपसे ये पूछा जा सकता है कि नाम पूछा जा सकता है कि इस नंबर के व्यक्ति कौन है। ठीक है, दूसरे नंबर पे उनसे रिलेटेड कुछ मुद्दे पूछे जा सकते हैं। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन कैसे लिया गया है, उपरोक्त कार्टून में से किन्हीं 4 राष्ट्रीय नेताओं की पहचान करें तथा प्रत्येक का क्रमांक बताएं। अब देखिए यहाँ पर एक चीज कोई 4 पूछा है तो आप इसमें से रैंडम कोई 4 उठा सकते हैं, लेकिन अगर इसमें नंबरिंग दी हुई है तो ज्यादा अच्छा है, अदरवाइज आप अपने हिसाब से नंबर कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि किस किस का कौन कौन सा नाम है ताकि आप लोग को याद रहे और ताकि आप उसको याद भी कर पाए। ठीक है ना, तो चलिए सबसे पहला चीज। अच्छा एक चीज मैं आपको और बता दूं, अगर चीजें थोड़ी सी छोटी नजर आ रही है तो आप इसका पीडीएफ मेरे से ले लेना। ठीक है, उसमें आपको ज्यादातर क्लियर हो जाएगा, अदरवाइज थोड़ी सी क्वालिटी आप बढ़ा लीजिए। ठीक है, देखिए तो क्या लिखा हुआ है, सबसे पहला चीज, हाँ सबसे पहला यानी कि देखा जाए इनकी बात किया जाए तो ये कौन है, ये है राजीव गांधी। कौन है? राजीव गांधी। दूसरे नंबर पे बीबी गिरी, देखिए दूसरे नंबर पे कौन है? बीबी गिरी। तीसरे नंबर पे बात किया जाए तो लाल कृष्ण आडवाणी। ठीक है, ये तीसरे नंबर पे है, तीसरा नंबर ये हो गए। चौथे नंबर की बात किया जाए तो देवीलाल। ठीक है, देवीलाल चौथे नंबर पे, तो ये हो गए देवीलाल। 5वें नंबर पे ज्योति बसु। 6 नंबर पे चंद्रशेखर। 7 नंबर पे एनटी रामा राव। 7 नंबर पे पीके महतो। 9 नंबर पे के करुणानिधि। तो इस तरीके से ये 9 लोगों के नाम है। तो पहला क्वेश्चन इससे रिलेटेड आ सकता है। दूसरे क्वेश्चन की बात किया जाए तो भारत के प्रधानमंत्री के रूप में नेता नंबर 2 से संबंधित इस अवधि का सबसे विवादास्पद मुद्दा कौन सा था? अब यहाँ पे समझिए जो दूसरे की बात की जा रही है, दूसरे कौन है? ये है बीपी सिंह। ठीक है, और बीपी सिंह के समय सबसे अहम मुद्दा जो था ना वो था मंडल मुद्दा। अच्छा मंडल मुद्दा किससे रिलेटेड है? मंडल मुद्दा रिलेटेड है ओबीसी के आरक्षण से रिलेटेड। ठीक है, तो क्या लिखा है कि मंडल मुद्दा आयोग की सिफारिशों का जो क्रियान्वयन है इन चीजों से संबंधित जो है ये दूसरे नेता है। ठीक है, यानी कि सबसे विवादास्पद जो मुद्दा रहा है वो रहा है, ठीक है, मंडल मुद्दे का। और किस समय की बात हो रही है? जिस समय प्रधानमंत्री के रूप में बीपी सिंह थे उस समय की बात हो रही है। आगे बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की। क्या लिखा है, 1989 के लोकसभा चुनाव में नेता 1 के नेतृत्व वाली पार्टी की स्थिति क्या थी? अब देखिए क्वेश्चन आपसे पूछा 1989। अब यहाँ पे एक बात समझने वाली है, 1984 की अगर मैं बात करूं, 1984 में इंदिरा गांधी की डेथ हो गई थी। इंदिरा गांधी की डेथ होने के बाद जब राजीव गांधी को प्रधानमंत्री बनाया गया उस समय काफी अच्छा बहुमत मिला था। लमसम देखा जाए तो 515 वोट इनको मिले थे। ठीक है, आगे चल के क्या होता है, 1989 इट मींस 5 साल के बाद इनकी जो बहुमत है ना धीरे धीरे खत्म होने लगी, पॉपुलैरिटी खत्म होने लगी। और जब 1989 में जब दोबारा चुनाव होता है तो इनको सिर्फ और सिर्फ कितनी सीटें मिलती हैं? 197 सीटें मिलती हैं। तो क्या लिखा है, 1989 के लोकसभा चुनाव में नेता 1 के नेतृत्व वाली जो पार्टी को केवल 197 सीटें ही मिल पाई, अर्थात हम ये कह सकते हैं 1989 के चुनाव में ये पार्टी हार गई और 415 से घटकर किस पे आ गई? 197, यानी कि 197 पे आ गई। तो पहले कार्टून से रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज पहले कार्टून से रिलेटेड इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं दूसरे कार्टून की। दूसरा कार्टून आप देख सकते हैं
एक व्यक्ति यहाँ पे है और इनको चारों तरफ से जो लोग हैं वो घेरे हुए हैं। अब इस चीज का क्या मतलब होता है, इससे क्या रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आप देखिए, इनको देखते ही आप बता सकते हैं ये वो व्यक्ति है, ये इनका सिंबल है, ठीक है। ये क्या है, ये टोपी है, और टोपी से ही आप ये समझ में आ जाता है कि ये हो ना हो, जाहिर सी बात है जवाहरलाल नेहरू ही होंगे। तो इस वजह से पहला क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि कार्टून वास्तव में किस बात को संदर्भित करता है, यानी कि किस चीज को बताता है। तो यहाँ पे जो कार्टून है किस चीज को बता रहा है, ये वो स्थिति बता रहा है जब सारे लोग जो है ना ये जवाहरलाल नेहरू के है ना जवाब का इंतजार कर रहे थे। इट मीन्स आप ये कहो कि कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं और उसका जवाब जानना चाहते हैं ना, जैसे होता नहीं इकट्ठा हो गए इस टाइप से। तो ये कब की बात हो रही है, ये उस समय की बात हो रही है जब विभिन्न राज्यों में ये बात उठ रही थी कि भाषा के नाम पर राज्यों का निर्माण कराया जाए, तब की बात हो रही है। तो क्या लिखा है कार्टून में, इस समस्या का जिक्र है कि भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन देश के विखंडन का भय। अब यहाँ पर जो लोग हैं वो डिमांड ये कह रहे हैं कि भाई भाषा के नाम पे अलग कीजिए, अलग कीजिए, और ये सोच रहे हैं कि अगर हमने ऐसा कर दिया तो कहीं ऐसा ना हो विखंडन हो जाए। विखंडन मतलब क्या हुआ, विखंडन मतलब कहीं अपना जो राज्य है वो टूट ना जाए, ठीक है। क्योंकि हम भाषा के नाम पे अलग कर दिए, आज हम इनकी बातें मान लेंगे, कल की डेट में अलग होने की बात करने लगेंगे तो दिक्कतें हो जाएंगी। तो इसी वजह से पहला जो क्वेश्चन का आंसर यही होगा कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन की बात हो रही है, और साथ ही साथ इनको देश के विखंडन का भय लग रहा है, कहीं देश टूट ना जाए। दूसरा क्वेश्चन किस चीज से रिलेटेड है कि भारत ने इन सभी संघर्षों से कैसे बचाव किया, यानी कि अपना डिफेंस किस तरीके से किया। तो इसलिए किया कि भारत ने क्षेत्रीय मूल्यों की पहचान की और उसका सम्मान किया, और लोगों की मांगों को पूरा भी किया, और उन्हें स्वायत्तता दी। राज्यों के साथ साथ राज्य के सीमांकन का पुनर्निर्धारण भी किया गया और भाषा के आधार पर किया गया। इट मीन्स ये देखा जाए तो भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण किया गया, और उसके साथ साथ देखा जाए तो राज्यों का सम्मान किया गया, राज्यों का सीमांकन किया गया। तो बहुत ही बखूबी चीजों को एग्जीक्यूट किया गया, और इस तरीके से राज्यों में चीजें डिवाइड हो गई। आगे बात करते हैं कार्टून के मध्य में मौजूद व्यक्ति कौन है। तो बस मौजूद व्यक्ति तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि यह व्यक्ति जवाहरलाल नेहरू है, ठीक है। तो ये लिखा है कि यह व्यक्ति भारत के जो है प्रधानमंत्री थे, और पंडित जवाहरलाल नेहरू जिन्होंने पहली दूसरी बार रियासतों के एकीकरण से सबसे बड़ी चुनौती था भाषाई राज्यों का गठन किया। यानी कि सबसे पहली चुनौती क्या, इन्होंने जो रियासत थी उस समय जो रजवाड़े थे उनको शामिल करवाया, और इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल की अहम भूमिका रही है, और इसके साथ साथ राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर किया गया। और इस तरीके से अगर देखा जाए तो ये अपना जो दूसरा कार्टून है वो कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे तीसरे कार्टून की तरफ। तीसरा कार्टून देखिए, एक राजा है जो कि इस तरीके से बैठा हुआ है, नीचे एक व्यक्ति को दिखाया गया है जो इनके ऊपर राजा बैठा हुआ है, और साथ ही साथ ये एक व्यक्ति है। तो पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि ये व्यक्ति कौन है। देखिए राजा तो नहीं पूछा जा सकता, लेकिन ये व्यक्ति जरूर पूछा जा सकता है, क्योंकि इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। तो क्या लिखा है कि दाईं ओर दिखाए गए जो व्यक्ति हैं उनका नाम बताइए और नेता को पहचानिए। तो देखिए जो दाईं ओर दिखाए गए सरदार वल्लभ भाई पटेल है, और आप इनके गमछे से आप पहचान पाएंगे, और साथ ही साथ इस पे कुछ लिखा भी है लेकिन बहुत ही कार्टून वैसा है ना, इस वजह यहाँ पे देखिए पटेल लिखा है, PATEL पटेल लिखा है, ठीक है। तो आप इससे समझ सकते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल है, ठीक है। तो ये होंगे पहले क्वेश्चन का आंसर। दूसरा चीज, अच्छा ये किस चीज को दिखा रहा है, ये उस चीज को दिखा रहा है, यानी कि राजा मतलब रियासत, यानी कि राजाओं का शासन। ये किस पे शासन कर रहे हैं, गरीब जनता पे शासन कर रहे हैं। और सरदार वल्लभ भाई पटेल इनके पास जाते हैं और ये कहते हैं कि हमें सिर्फ ये चाहिए, मतलब क्या है, आपका जो राज्य है ये सिर्फ हमें चाहिए कि ये भारत का हिस्सा है, आप राज करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम आपको कोई रोकेंगे टोकेंगे नहीं, बल्कि आप जिस रियासत में हैं वो रियासत भारत में सौंप दीजिए, भारत में विलय हो जाइए, बाकी आपकी सत्ता बरकरार रहेगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इस तरीके से सरदार वल्लभ भाई पटेल की सूझबूझ से रियासतों को भारत में शामिल किया गया और उनको स्वायत्तता दी गई। तो देखिए क्या लिखा है, कार्टून किस प्रकार के रिश्ते को दर्शाता है, जनता और शासक के बीच क्या अंतर है। तो देखिए कार्टून में दिखाया गया कि रियासतों के शासक अपने राज्यों के लोगों पर अत्याचार तथा शोषण कर रहे हैं। देखिए इस तरीके से दिखाया गया ना कि इनके ऊपर शोषण कर रहे हैं। आगे, आपकी राय में यह अभियान कितना सफल रहा है, यानी कि किस तरीके से, जिस तरीके से सरदार वल्लभ भाई पटेल ने
भारत में शामिल करवाने के लिए जो तरकीब अपनाया था, कितना सफल रहा है, इस चीज की बात हो रही है। तो क्या लिखा हुआ है कि सरदार पटेल अत्यंत सफल रहे हैं, रियासतों के मुद्दे पर बातचीत और समाधान किए हैं और राज्यों को भारतीय संघ में विलय करने की बात की है। और इस तरीके से उन्होंने जो राज्य है, राज्यों को मतलब जो रियासत है, रियासतों को भारत में शामिल करवा लिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। हाँ, ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक पेड़ है, एक पेड़ पे बहुत सारे व्यक्ति बैठे हुए हैं और यहाँ पर एक व्यक्ति मतलब कई सारे व्यक्ति हैं जो खींच रहे हैं, रस्सी के माध्यम से इस पेड़ को गिराने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको ये समझना है कि ये जो पेड़ है ना, पेड़ जिसको बैठे हुए हैं, इट मीन्स ये कांग्रेस है। ये क्या है? कांग्रेस है, कांग्रेस है। और ये जो खींच रहे हैं, इट मीन्स कांग्रेस को जड़ सहित उखाड़ फेंकने की बात की जा रही है। ठीक है, तो ये लोग इस चीज का प्रयास कर रहे हैं। तो अब यहां पर भी आप अगर थिंक करोगे तो कभी भी पेड़ को गिराया जाता है तो इस तरीके से नहीं गिराया जाता है। जड़ से आप पेड़ को खींचोगे तो पेड़ नहीं निकलेगा, क्यों? रस्सी टूट जाएगी भाई, पेड़ नहीं निकल पाएगा। अगर आप ऊपर से खींचते हो तो हो सकता है कि टूट जाए, अदरवाइज नहीं। इट मीन्स ये दिखाया जा रहा है, ये इनको बुद्धिहीन टाइप में करके दिखाया गया है कि ये जो कोशिश कर रहे हैं ये विफल हो सकती है, क्योंकि ये निश्चिंत बैठे हुए हैं, क्योंकि इनको ये पता है कि जो ये तरकीब लगा रहे हैं उस तरकीब से कांग्रेस का कुछ भी नहीं होने वाला। ठीक है, इस तरीके की चीजें हो रही है। तो देखिए क्या लिखा है, कार्टून क्या दर्शाता है? कार्टून यह दिखाता है कि वर्चस्व को दर्शाता है। किसके वर्चस्व के? कांग्रेस के वर्चस्व को। ठीक है, देखिए क्या लिखा है कि विपक्षी दलों द्वारा खींचतान की शिकार कांग्रेस को सत्ता से बाहर निकालने की प्रयास किया जा रहा है, यानी कि कांग्रेस को हटाने का प्रयास किया जा रहा है। आगे रस्साकसी शब्द का क्या अर्थ है? रस्साकसी शब्द का क्या अर्थ है? रस्साकसी का मतलब कांग्रेस को बाहर निकालना है, आलोचना करके और अपनी कमजोरियों का उल्लेख करके ईमानदार और न्याय संगत तरीके से, यानी कि देखा जाए तो बहुत ही ईमानदारी के साथ, बहुत ही न्याय संगत तरीके के साथ कांग्रेस को उखाड़ फेंकना है, ऐसी तरकीब लगाई जा रही है। लेकिन हम ये समझ सकते हैं कि जो तरकीब है वो विफल होएगी, क्योंकि जिस तरीके से ये हटाने की कोशिश कर रहे हैं वो तरीका गलत है। ठीक है, आगे पेड़ की शाखाओं पर किसे दिखाया गया है? पंडित जवाहरलाल नेहरू को दिखाया गया तथा उनके साथियों को दिखाया गया, उनके मंत्रिमंडलों को दिखाया गया, जो कि बिल्कुल निश्चिंत होकर बैठे हैं, क्योंकि उनको ये बात पता है कि इस तरीके से उनको हटाए। और जाहिर सी बात है, स्टार्टिंग में अगर देखा जाए कांग्रेस इतना मजबूत था कि उसको हटाया नहीं जा सकता था, लेकिन आज की डेट में आप देखेंगे कि बीजेपी की इतनी वैल्यू बढ़ गई है, बीजेपी ने इस तरीके से पूरे देश में अपना प्रभुत्व जमा रखा है कि कांग्रेस उसके आगे कुछ नहीं है। और पहले इसका जस्ट अपोजिट था, यानी कि बीजेपी बिल्कुल नीचे थी, उसका कोई अस्तित्व नहीं था, जल्दी कांग्रेस की बहुत ज्यादा था, है ना, चीजें हैं। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं, अगला क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन, एक रस्सी दिखाया गया है और यहाँ पे कुछ व्यक्ति दिखाए गए हैं, यहाँ पे एक व्यक्ति दिखाया गया है और इस तरीके से बैलेंस करके लेके जाया जा रहा है। तो अब इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन आ सकता है? क्या लिखा है, कार्टून क्या संदेश देता है? तो कार्टून दो चीजों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है। निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्रों को बनाए रखने के लिए भारत द्वारा अपनाई गई अर्थव्यवस्था का विकास, यानी कि अब यहाँ पे समझिए, ये है प्राइवेट सेक्टर, ये है पब्लिक सेक्टर। अब इसको क्या दिखा रहा है? आप पब्लिक सेक्टरों की जब भी बात की जाएगी, इट मीन्स हम गरीबों की बात कर रहे हैं। तो गरीब क्या एक होते हैं क्या? नहीं, बहुत सारे होते हैं। तो इस तरीके से दिखाया जा रहा है। यहाँ पे प्राइवेट दिखाया गया, इट मीन्स कोई एक ही है जो बहुत ज्यादा ताकतवर है, इस चीज को दिखाया गया है। और सरकार इस चीज को बैलेंस कर रही है, यानी कि दोनों को बैलेंस कर रही है। इट मीन्स ये सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों को बैलेंस करने की बात की जा रही है। आगे दूसरा लिखा है कि उस व्यक्ति का नाम बताइए जो प्रयास कर रहा है और क्या इससे दोनों क्षेत्रों में संतुलन स्थापित होगा, यानी कि इस व्यक्ति का नाम पूछ रहा है। तो इस व्यक्ति का नाम है पंडित जवाहरलाल नेहरू और तत्कालीन उस समय के प्रधानमंत्री है। और क्या इससे दोनों क्षेत्रों में संतुलन स्थापित होगा? अब संतुलन करने की कोशिश तो की जा रही है और देखने से भी ये लग रहा है कि हाँ संतुलन हो जाएगा, लेकिन वो वही वाली बात है कि अब देखिए ऐसा तो कुछ है नहीं कि पड़ला एक तरफ ही भारी हो जाएगा। सरकार के ऊपर सब चीज निर्भर करता है कि किस तरीके से चीजों को हैंडल करे, है ना। तो हो भी रहा है हैंडल। आगे इन दोनों क्षेत्रों में संतुलन कैसे बनाया गया? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दोनों के बीच संतुलन बनाया।
मिश्रित अर्थव्यवस्था के मॉडल को अपनाकर विभिन्न क्षेत्रों में सुधार लाया तथा निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्रों का सहअस्तित्व, यानी कि दोनों ही रखा गया, एक निजी तथा प्राइवेट। और आप ये दे सकते हैं कि भारत में दोनों प्रकार की चीजें हैं, कुछ चीजें प्राइवेट है तो कुछ चीजें पब्लिकल है। अब एग्जाम्पल के तौर पर आप खुद ही देखिए कि स्कूल भी देखिए प्राइवेट भी होते हैं पब्लिकल भी होते हैं, है ना, गवर्नमेंट इसको बोलते हैं। हॉस्पिटल देखिए प्राइवेट भी है सरकारी भी है, हर एक चीज प्राइवेट और सरकारी दोनों ही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये जो चीज लिया गया है ये पंचवर्षीय योजना से लिया गया है। और आप कैसे पहचान सकते हैं? इस तरीके से पहचान सकते हैं, क्योंकि देखिए क्या लिखा है, थर्ड प्लान। थर्ड प्लान मतलब जो प्लान बनाया जा रहा था, पहली पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना, तृतीय पंचवर्षीय योजना। पहली पंचवर्षीय योजना देखा जाए तो कृषि पे किया गया था, दूसरी पंचवर्षीय योजना उद्योगों पर किया गया था, तीसरी पंचवर्षीय योजना ये सोचा जा रहा था किस पे किया जाए, संतुलन बनाने वाली बात थी, ठीक है। और यहाँ पे कुछ व्यक्तियों को दिखाया गया जो कि बिल्कुल गरीब है, इस तरीके से करके दिखाया जा रहा है। और यहाँ पे सरकार क्या रणनीति अपना रही है, इस तरीके की चीजें दिखाई गई है। तो क्या लिखा है, कार्टून में लोगों को कौन संबोधित कर रहा है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू लोगों को संबोधित करते हुए दिखाए गए हैं कार्टून में। इसमें लोग किसका प्रतीक है? कार्टून में बैठे लोग दलित तथा गरीब लोगों तथा भारत की गरीबी का प्रतीक है। तीसरा, कार्टून किस योजना पर प्रकाश डाल रही है? यह कार्टून तीसरे पंचवर्षीय योजना पर प्रकाश डाल रही है और इस योजना का मुख्य उद्देश्य बनाना था कृषि तथा उद्योग के बीच में संतुलन, जिसको टेक ऑफ की स्थिति दी गई है, ठीक है। यानी कि देखा जाए तो पहली पंचवर्षीय योजना कृषि, दूसरी पंचवर्षीय योजना उद्योग और तीसरी पंचवर्षीय योजना दोनों को संतुलन करके चीजें लाई जाए ताकि दोनों चीज में प्रॉफिट हो पाए, चाहे वो खेती हो चाहे उद्योग हो, ठीक है। इस चीज को दिखाया गया। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो व्यक्ति हैं, मतलब दो मेन लोग हैं, एक ये इंदिरा गांधी है, दूसरे ये व्यक्ति हैं और इनके पीछे बहुत सारे लोग हैं। तो ये किस चीज को दर्शाया गया है? जाहिर सी बात है, देखने से ही पता लग रहा है कि कोई ना कोई समझौता हो सकता है, ठीक है। तो देखिए चित्र में दिखाए गए दो मुख्य व्यक्तित्व की पहचान कीजिए। तो दो मुख्य जो मेन उन्हीं की बातें की जा रही है। तो पहली हो गई इंदिरा गांधी, दूसरे हो गए जुल्फिकार अली भुट्टो, ठीक है। और ये किस चीज को दिखाया जा रहा है? एक समझौते को दिखाया जा रहा है। किस चीज का समझौता? वे किस पर हस्ताक्षर कर रहे हैं? ये शिमला समझौते पर हस्ताक्षर कर रहे हैं, यानी कि शिमला समझौते से चीजें हैं। अच्छा, आप इसके बारे में क्या जानते हैं? तो शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किसके बीच हुए थे? तो देखिए भारत तथा पाकिस्तान के बीच 3 जुलाई 1972 में शिमला में एक समझौता हुआ था। क्या हुआ था? समझौता हुआ था, ठीक है। 1971 के बांग्लादेश युद्ध के बाद बांग्लादेश की स्वतंत्रता, जो पहले पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, आपसी संबंधों को सामान्य बनाने के लिए कदम उठाए गए। जो संबंध थे उसी को हम क्या कहते हैं? शिमला समझौता कहते हैं। यानी कि देखा जाए 1971 में जो युद्ध हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में, किस वजह से? बांग्लादेश के मुद्दे को लेकर। तो बांग्लादेश को स्वतंत्र करवाया गया था और उसी चीज को दोबारा चीजें संतुलन में आया जा सके, इस वजह से शिमला समझौता किया गया था, जो कि 1972 में किया गया था, ठीक है। चलिए, अच्छा ताशकंद समझौता कब हुआ था? ताशकंद समझौता 1966 में हुआ था, जब 1965 में युद्ध हुआ भारत पाकिस्तान के बीच में। उसके बाद जो समझौता किया गया उसे ताशकंद समझौता कहते हैं, ठीक है। चलिए, अच्छा ये देखिए, ये क्वेश्चन उठाया गया है आया राम गया राम, ठीक है, आया राम गया राम के ऊपर। तो देखिए लिखा है कि कार्टून का जो उल्लेख है ये कौन से वर्ष से? तो 1967 से है। और ये बेसिकली था क्या? नीचे दिए गए वाक्यांश द्वारा किस पर टिप्पणी की जा रही है? आया राम गया राम क्या है और क्यों इस चीज के बारे में बात की जा रही है? तो देखिए क्या लिखा है, हरियाणा के विधायक गया रामलाल, क्योंकि वह एक पखवाड़े में 3 बार पार्टी बदली थी और इस पार्टी बदलने की वजह से, ठीक है, इनका नाम इन्हीं की वजह से ये चीजें बनी, आया राम गया राम, ठीक है। क्या लिखा है, कांग्रेस से संयुक्त मोर्चा, पहले इन्होंने कांग्रेस से संयुक्त मोर्चा की सरकार को ज्वाइन किया, फिर आगे पुनः इन्होंने कांग्रेस दोबारा ज्वाइन कर लिया, फिर उसके बाद फिर से 9 घंटे के अंदर अंदर इन्होंने फिर से संयुक्त मोर्चे पर अपनी विजय प्राप्त की। यानी कि सबसे पहले कांग्रेस में थे, फिर संयुक्त मोर्चे में चले गए, फिर कांग्रेस में आ गए, फिर संयुक्त मोर्चे में चले गए। यानी कि इन्होंने 3 बार सरकार बदली और इसी वजह से इनका नाम पड़ा आया राम गया राम, और इन्हीं की वजह से ये मुहावरा। और आगे चल के इस पे कानून भी बनाया गया, 52वां संशोधन किया गया।
जिसमें इस चीज पे कानून बनाया गया कि अगर कोई ऐसा करता है तो उसको ऊपर एक्शन लिया जाएगा। ठीक है, आगे राजनीतिक मजाक के लिए वाक्यांश का क्या अर्थ हुआ? तो ये घटना बाद में एक राजनीतिक मजाक बन गया था और भारतीय राजनीति में बदलाव की संस्कृति को विकसित करना, राजनीतिक दलों में अस्थिरता पैदा करना और अब संवैधानिक प्रावधान को, ठीक है, समाप्त कर दिया गया है और इसके साथ साथ इस प्रथा को रोकने के लिए संशोधन भी किए गए और तथा दल बदल कानून भी बनाए गए और इस वजह से ये जो इस प्रकार की जो चीजें हैं उस चीज को रोका गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अगला देखिए, अगला यहाँ पे एक वो एरिया दिखाया गया है जहाँ पे बॉक्सिंग होती है और वहाँ पे एक व्यक्ति गिरा हुआ है, एक व्यक्ति यहाँ पर विजयी दिखाया गया, इसके गले में एक माला है, यहाँ पे एक लेडीज दिखाया गया और एक व्यक्ति को दिखाया गया। अब इन्हीं में से चीजें हो सकती है। तो देखिए क्या लिखा है, यह कार्टून किस चीज को दिखाया गया? तो ये कार्टून जो दिखाया गया 1969 में राष्ट्रपति के चुनाव को दिखाया गया। यानी कि ये जो है ये कौन है? इंदिरा गांधी है। इंदिरा गांधी इनको जिताना चाहती थी और ये जो है ये इनको जिताना चाहते थे। ठीक है, तो अब होता क्या है, ये हार जाते हैं और ये जीत जाते हैं, इसी चीज को दिखाया गया है। तो कार्टून में महिला को पहचाने तथा कारण बताए कि उनकी खुशी क्या है। तो खुशी यही है कि इंदिरा गांधी, सबसे पहले कार्टून में इंदिरा गांधी को दिखाया गया है और जो कि विजयी उम्मीदवार के तौर पर जब ये बीबी गिरी जीत जाते हैं तो खुश हो जाती हैं और जीतने वाले व्यक्ति को माला पहनाया गया है। मतलब कौन है ये व्यक्ति? तो बीबी गिरी है। ठीक है, जमीन पर कौन लेटा हुआ है? तो इनका जो नाम है एन संजीव रेड्डी नाम है और जमीन पर खड़े व्यक्ति को कौन देख रहा है? तो कौन देख रखा है? एस निजलीगप्पा, जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष थे और इन्होंने ये चाहते थे कि जो एन संजीव रेड्डी है वही जीते, लेकिन आगे चल के क्या हुआ, बीबी गिरी को चुनाव में विजयी मिलती है और इस वजह से वो जीत जाते हैं। ठीक है, तो इस चीज को दिखाया गया है। तो दोबारा बताता हूँ, ये कौन है? ये इंदिरा गांधी है। ये कौन है? बीबी गिरी है। ये कौन है? ये है एस निजलीगप्पा और ये कौन है? ये है एस संजीव रेड्डी। ठीक है, चलिए हाँ, एक व्यक्ति देखिए क्या लिखा है, सेफ डेमोक्रेसी। ये सबसे पहले पूछा जा सकता है कि ये व्यक्ति कौन है। तो ये जो व्यक्ति हैं इनके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, चुनाव प्रचार के लिए जनता पार्टी का नारा क्या था? जनता पार्टी का नारा जो था वो था लोकतंत्र को बचाओ। तो सेफ डेमोक्रेसी मतलब ये व्यक्ति कौन है? जयप्रकाश नारायण। तो लिखा है कि उस व्यक्ति की पहचान करे जो कि नारा लिखे और बैनर को पकड़े हुए जमीन पर दिखाए गए। तो ये कौन है? जयप्रकाश नारायण है। अच्छा, अगला लिखा है कि जयप्रकाश नारायण ने किन प्रथाओं के खिलाफ आंदोलन किया था? कौन से प्रथाओं के खिलाफ आंदोलन किया था? भ्रष्टाचार, अराजकता यानी कि लड़ाई झगड़े और हिंसा, सबसे महत्वपूर्ण आपातकाल लगाने के खिलाफ इन्होंने क्या किया था? विशेष वो किया था, क्योंकि हमें पता है 1975 में कांग्रेस ने क्या लागू कर दिया था? आपातकाल लागू कर दिया था, है ना, इस तरीके से। चलिए आगे समझते हैं। हाँ, ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। देखिए, जो सबसे पहला कार्टून मैंने बताया ना, वो कार्टून हमारे समय में आया था, जिस समय मैं 12वीं में था, 2016 की बात बता रहा हूँ। ठीक है, उस समय ये आया था पहला वाला और ये भी बहुत बार पूछा गया है। तो देखिए, इनसे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चनों को जरूर तो याद कर लीजिएगा क्योंकि इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा। तो क्या लिखा है, भारत द्वारा गठित सरकार का मुखिया कौन था 1989 में राष्ट्रीय मोर्चे का? तो देखिए, राष्ट्रीय मोर्चे की अगर मैं बात करूं तो उस समय जो थे बीपी सिंह थे। कौन थे? बीपी सिंह थे। आगे बात करते हैं, उनके द्वारा गठित सरकार को लोकतांत्रिकवादी क्यों कहा गया और कठपुतली क्यों कहा गया? कठपुतली इसलिए कहा गया क्योंकि इनको चलाने वाला कोई और था। तो देखिए क्या लिखा है, क्योंकि यह गठबंधन सरकार थी और गठबंधन सरकार में ऐसा होता है कि बनता कोई और है, चलाता कोई और। तो वही चीज है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा बाहर से समर्थन प्राप्त किया जा रहा था और जो कि वामपंथी और भारतीय जनता पार्टी दोनों ही इस पे क्या कर रहे थे, अपना, है ना, समर्थन दिए हुए थे और अपने हिसाब से चीजों को चला रहे थे। इस वजह से ये चीजें हो रही। कठपुतली के तार खींचने वाले कलाकारों की पहचान करें और वे किस राजनीति दल से संबंधित है। तो कठपुतली के तार खींचने वाले जो कलाकार हैं वो हैं ज्योतिष बसु, जो कि वाम मोर्चे के हैं, और दूसरे लाल कृष्ण आडवाणी, ठीक है, जो कि क्या है, भाजपा के हैं। तो इस वजह से अगर देखा जाए तो इसी से रिलेटेड आपका क्वेश्चन पूछता है। तो इस तरीके से जो भी इंपॉर्टेंट जो कार्टून थे हमने उस चीज को कवर अप किया है। साथ ही साथ मैं बताना चाहता हूँ, पहली बुक से रिलेटेड मैंने कार्टून की वीडियो एक और बनाई है, उसको भी जरूर देखिएगा। पहले बुक से रिलेटेड है, डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, उसको जरूर देखिएगा। ठीक है, तो इन दोनों को अगर देख लेते हो तो चीजें आपको कवर अप हो जाएंगी। और किसी प्रकार की कोई दिक्कत है, डाउट है, परेशानी है
तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें, और अगर आप चाहते हैं इसका नोट्स मिल पाए तो 7011912793 पे मैसेज करके आप चीजें ले सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए फिर टेक केयर, बाय बाय।